तो दोस्तों आगे बात करते हैं। लास्ट इमरजेंसी बाकी रह गई है हमारे सेक्टर में, और तीसरी तरह की इमरजेंसी जो होती है वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतना तो आप सब लोग अब जानते होंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी लगी है क्या? नहीं। एक बार लगने वाली थी, और कौन सी सिचुएशन को छूकर हम लोग बिल्कुल बचे थे आशमा? हाँ, 1991, जब फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा था हमारे देश में। बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंसिडर करते हुए हम लोग डेफिसिट साइड पर थे, है ना? और हम बच कैसे गए थे? फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों नहीं लगी थी? हमने एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे। एलपीजी की फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? और इस रिफॉर्म्स के चलते हमारी फाइनेंशियल मदद कैसे हुई थी? हमारी आर्थिक तंगी को रिजॉल्व करने के लिए हमने किसको अप्रोच करा था? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। और उन्होंने हमें कितना लोन दिया था? गुड, $7 बिलियन, ठीक है? तो ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, आर्टिकल 360 जो है ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को। किस समय आर्टिकल 360 एम्पावर करता है राष्ट्रपति को कि वो प्रोक्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर वो सेटिस्फाइड है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जो क्रेडिट है या उसके किसी भी टेरिटरी में कुछ भी ऐसी जो परिस्थिति है, फाइनेंशियल परिस्थिति जो है, इट इज़ बीइंग थ्रेटेड। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 जो आया था, जिसके बारे में हम अभी प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ रहे थे, इसने बोला था कि इट मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कि अगर वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो ये फाइनल होगा, कंक्लूसिव होगा, और ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता किसी भी ग्राउंड पर। लेकिन जैसा कि हम राष्ट्रपति ये जो राष्ट्रपति जो रूल अपना प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, जो राष्ट्रपति शासन जब लगता है राज्य के अंदर, उस कंटेक्स्ट के अंदर जैसे हम एक बात पढ़ रहे थे कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस चीज़ को हटा दिया गया था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की जो सहमति है, जो उनका सेटिस्फेक्शन है, वो फाइनल है, कंक्लूसिव है, और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करा जा सकता, ठीक है? इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है राष्ट्रपति की इस प्रोक्लेमेशन का भी, अगर वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं तो। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट्री अप्रूवल या फिर इसकी ड्यूरेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो कोई भी प्रोक्लेमेशन अगर डिक्लेयर करती है फाइनेंशियल इमरजेंसी को, किसी भी प्रोक्लेमेशन के द्वारा अगर डिक्लेयर करा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को अंडर आर्टिकल 360, तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। However, if proclamation of financial emergency is issued at a time जब लोकसभा डिजॉल्व है या लोकसभा का डिजोल्यूशन ऐसे समय पर हो गया है जब 2 महीने के समय के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना था उस प्रोक्लेमेशन को, तो बिना अप्रूव करे लोकसभा जो है उसका डिजोल्यूशन हो गया है, देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सेटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। और लोकसभा का रिकॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कैसे होगा? थ्रू फ्रेश इलेक्शंस। और मेन टाइम में कौन अप्रूव कर देगा इसको? पार्लियामेंट का कौन सा हाउस? राज्यसभा। लेकिन लोकसभा जब एक बार लाइमलाइट में आएगा, पिक्चर में आएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है क्या वो भी अप्रूव करे इस प्रोक्लेमेशन को? बिल्कुल। तो वंस अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी अनिश्चित काल के लिए कंटिन्यू रहती है टिल इट इज रिवोक्ड। यानी कि देख रहे हो यहाँ पर हम लोग बाकी इमरजेंसी में क्या पढ़ते हैं? 6 months की एक्सटेंशन, बार बार एक्सटेंशन, लेकिन इनडेफिनेटली बात तो आप वैसे भी जानते हो, लेकिन हम लोग इनडेफिनेटली नहीं बोलते हैं। वहाँ पर हम लोग 6 months बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं? बार बार रिफ्रेश बटन पर क्लिक करा जा सकता है। रिफ्रेश बटन कितने टाइम के लिए काम करेगा? 6 महीनों के लिए। और ये रिफ्रेश बटन कितने बार दबाया जा सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर लेकिन लैंग्वेज देखो, इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल तक। दूसरा कीवर्ड टिल इट इज रिवोक्ड।
अब इसका मतलब क्या है, दो बातें निकल कर आती हैं यहाँ से. देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन, और रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है फॉर इट्स कॉन्टिन्यूशन. क्यों? किसी को शौक नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी को बरकरार रखने का. इसमें कोई पॉलिटिकल पर्पस वगैरह सर्व नहीं हो रहा, बल्कि करंट सरकार के कार्यकाल में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है, उनके गले में इसका मतलब फंदा फंसा हुआ है फांसी का. यानी कि आने वाले चुनाव के अंदर जनता इतनी दुखी हो जाएगी उस सरकार से कि उसको कभी भी पावर में नहीं आने देगी. जनता को ये बातें समझ में नहीं आती हैं. डेफिसिट इन बीओपी, या फिर जीडीपी हमारी गिर रही है, इन्फ्लेशन हो गई है, डिफ्लेशन हो गई है, फिस्कल मेजर्स क्या लिए जाएंगे, मॉनेटरी मेजर्स फेल कर गए. जनता को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है. जनता को ये दिखता है तुम्हारे कार्यकाल में तुम बैठे हुए थे 5 साल के लिए, हमने बैठाया था तुम्हें, तुमसे नहीं संभाला गया, तो जनता के दिमाग में आता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा. ठीक है. तो अगर कोई रेजोल्यूशन होता है विच अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली बाय ए सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग. कोई भी अगर रेजोल्यूशन अप्रूव करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को, वो पास करा जा सकता है बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. निर्भय आप यही डाउट पूछ रहे थे ना मुझसे दोपहर में, ये इसी वाली लाइन का है ना, ऊपर और ये वाली लाइन को मिक्स करके. अब क्लियर है? ठीक है. यहाँ पर अप्रूवल की बात हो रही है और नीचे किसकी बात हो रही है? रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, उसको पास कराने की बात हो रही है. वो कोई भी पार्लियामेंट का हाउस कर सकता है सिंपल मेजॉरिटी से. तो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन. एक और प्रोक्लेमेशन देकर इसको हटाया भी जा सकता है, और इस प्रोक्लेमेशन के लिए किसी भी प्रकार की पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है. बताओ, एक इमरजेंसी और होती है जहाँ पर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी को हटाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती है उस प्रोक्लेमेशन को जारी करते हुए. नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल. हाँ, कौन सी इमरजेंसी होती है मयूर? वो यहाँ पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए पड़ता है. फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा कौन सी इमरजेंसी है? वो प्रेसिडेंट रूल. तो इफेक्ट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के, इसको जानते हैं. कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर एज फॉलोज. एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है सेंटर की, इट एक्सटेंड्स टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन देना. मतलब केंद्र सरकार, अब यहाँ पर नॉर्मल तो चल नहीं रहा है फेडरलिज्म का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, तो केंद्र सरकार अब राज्य सरकारों के साथ क्या करती है वो देखते हैं. सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि केंद्र सरकार जो है, इट एक्सटेंड्स इट्स पावर टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शंस. यानी कि केंद्र सरकार एक निर्देश जारी करेगी राज्य की सरकारों को कि तुम्हें अपने फाइनेंसेस को इस प्रकार से संभालना है. और कुछ दूसरे डायरेक्शंस भी, टू एनी स्टेट एट द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी एंड एडुकेट फॉर द पर्पस. एनी सच डायरेक्शन में इंक्लूड अ प्रोविजन रिक्वायरिंग द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल या एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट. सबकी सैलरी अलाउंसेस जो हैं, जो पर्सन जो स्टेट में सर्व कर रहे हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस जो हैं वो कम करे जा सकते हैं. सारे मनी बिल को रिजर्व करा जा सकता है, या दूसरे फाइनेंशियल बिल को भी, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. ये राज्यों के साथ हो रहा है. एंड द प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस, किसकी? ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन, जो केंद्र सरकार में काम कर रहे हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी ऐसा करा जा सकता है. तो दस ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर पूरा कंट्रोल ऑक्यूपाई कर लेता है, एक्वायर कर लेता है ओवर द स्टेट्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स. एच.एन. कुंजरू जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने बोला था फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं ये एक सीरियस थ्रेट पोज करते हैं थ्रू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स. तो एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द इंक्लूजन द कॉन्स्टिट्यूशन,
डॉक्टर अंबेडकर ने ये बोला था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स के चलते, ये जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल मोर और लेस फॉलोज द पैटर्न ऑफ व्हाट इज कॉल्ड नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूएसए। यूएसए में इस प्रकार की जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली होती है तो उधर फाइनेंशियल इमरजेंसी वर्ड नहीं होता यूज़, उधर एक चीज़ होती है नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको पास करा गया था 1933 में, जिसकी वजह से वहाँ के राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को पावर मिल जाती है कि वो ऐसी सिमिलर प्रोविजन जो है वो बना सके इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफिकल्टीज, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे फाइनेंशियल हो, डैट हैड ओवरटेकन द अमेरिकन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। और ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? ठीक है, 29 से 33 तक इसकी लहर रही थी। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार, दो देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1991 हमारे देश में, जिसके बाद हमने अपने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर दिया। 1991 को अगर मैं एक लक्ष्मण रेखा के तौर पर पकड़ लूँ तो क्या बात निकल कर आएगी? नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी तो हमने आज़ादी के टाइम से लेकर चले आ रहे हैं। गुड, ब्रिलियंट। इससे पहले थी हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी और 1991 के बाद बनी हमारी ओपन इकोनॉमी। आर्यन जरा सबको एक्सप्लेन करो कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में क्या फ़र्क होता है। फालतू बातें नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में क्या फ़र्क होता है? एक इकोनॉमी ने अपने दरवाजे जो है वो बंद कर रखे होते हैं, है ना। बुरा मत मानना मेरी बात का, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टू द पॉइंट, मतलब मैं आंसर चाह रहा हूँ बस इसका, ठीक है। हाँ, कंटेक्स्ट नहीं चाहिए, दूसरे बुरे हो जाएंगे आपसे। हाँ, फिर एक कंटेक्स्ट देने लगे। मैं सिर्फ ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी का मतलब पूछ रहा हूँ। मयूर आप बताओ सबको इन शब्दों का मतलब क्या होता है। काम करते हैं, हमने अपने दरवाजे इकोनॉमी के बंद कर रखे होते हैं, बाहर से हम लोग कैसे भी व्यापार नहीं करते हैं, और बिल्कुल उसके अगेंस्ट अलाउ करते हैं, वो होती है ओपन इकोनॉमी, है ना। श्रेया, चाइना ने अपनी ओपन इकोनॉमी के दरवाजे खोले थे पहले कौन सी कंट्री के साथ खोले थे? चाइना की भी क्लोज इकोनॉमी थी पहले, ओपन इकोनॉमी के दरवाजे खोले थे तो कौन सी कंट्री के साथ खोले थे? मैं बता चुका हूँ आप सबको, यूएसए के साथ। कौन सी सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करके? टेबल टेनिस को क्या बोला जाता है चाइनीज भाषा में? पिंग पोंग। ठीक है, हाँ, पिंग पोंग सेरेमनी। कहाँ की मैंने इन्फॉर्मेशन? करंट अफेयर की कोई मैं बात वैसे भी नहीं करता हूँ, आई हेट करंट अफेयर्स। क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। पब्लिक सेक्टर, हाँ, तो वो मतलब आप गलती से बोल गए, मैं समझ गया था, यहाँ पर तो उसका कोई रोल ही नहीं है ना, ये तो हमने पहले से ही, नेहरू जी ने शुरू से कर रखा था। हाँ, नेहरू जी ने शुरू से कर रखा था ये, लेकिन नेहरू जी फिर भी ओरिएंटेड ज़्यादा कौन सी इकोनॉमी की तरफ थे? हाँ, कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट। किसको देखते हुए, कौन सी कंट्री को देखते हुए? यूएसएसआर। श्रेया, कौन सी थी पहली कंट्री थी जिसने 5 ईयर प्लान लॉन्च करे थे दुनिया में? यूएसएसआर। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट पे, यूएसएसआर, ठीक है। नहीं स्टार्ट करे थे, हाँ, देता तो आज भी है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कौन सी कंट्री के अंदर चलता है? कौन सा? मनरेगा। और लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम कौन सा चलता है कौन सी कंट्री में? हाँ, कौन सा? मिड डे मील स्कीम। आप क्या ईडीए क्या कह रहे थे? नहीं, वो तो गरीब जनता के लिए राशन की बात होती है, वो तो बीपीएल कार्ड्स वालों के लिए, पीडीएस शॉप्स। लास्ट क्वेश्चन एडिशनली, मतलब मैं पूछ रहा हूँ सब सिलेबस से हटकर, ये पॉलिटी से हटकर, सॉरी, सिलेबस से हटकर नहीं। जिस प्रकार से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का सामना अमेरिका ने करा, उसी प्रकार से
यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, हिंट भी दे रहा हूं मैं आपको, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता कब है? एग्जैक्ट बोला करो। वो लोग अपना क्या सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे? क्रिसमस भूल गए? 25 दिसंबर 1991 यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। कितने कंट्रीज से बनी हुई थी यूएसएसआर इंक्लूडिंग रशिया? 15। ठीक है। जिस प्रकार से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो एक इवेंट था, वो काफ़ी ज़्यादा इतिहास में सुर्खियां बटोरने वाला इवेंट था, जिसने अमेरिकन इकोनॉमी को तहस नहस करके रख दिया था। ऐसे ही किसी एक इवेंट का मुझे नाम बताओ जिसको विटनेस करा था रशिया ने आफ्टर इट्स डिसइंटीग्रेशन या फिर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड जर्मनी। आशमा तुम बताओ, तुम्हें तो मैंने 12वीं भी पढ़ाई हुई है। जिस प्रकार का सिनेरियो ग्रेट डिप्रेशन का अमेरिका ने फेस करा, इतिहास में जगह बनाने वाला, सुर्खियां बटोरने वाला सबसे खतरनाक इवेंट था अमेरिका की धरती के लिए। रशिया में भी कैसा इवेंट हुआ था, मैं उसकी हिंट दे रहा हूँ। 1991 के बाद जब यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होकर रशिया एक सेपरेट कंट्री बन गई थी, उसके अंदर भी एक ऐसी वारदात हुई थी। आशिमा बताओ, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका सेकेंड लास्ट टॉपिक। नहीं पता? शॉक थेरेपी। याद आया? मयूर तुम्हें तो मैंने वर्ड टू वर्ड करा रखी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। शॉक थेरेपी। ठीक है। ये सारी बातें अगर आप लोगों को जाननी है ना, मतलब मैं वैसे ही जर्नली मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, तो आप इसमें जाओ प्लेलिस्ट में, मतलब मेरे चैनल पे, और ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और ऐसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की भी यहाँ पर प्लेलिस्ट है। और ये रही कोल्ड वॉर वाली, तो इसमें आप उस पर चैप्टर पे मेरे जाओगे, ये चैप्टर नंबर 2, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ही चाहिए फिर इसमें बैठने से पहले। इम्पॉर्टेंट है ये 2 तरीके की बुक्स, इवन ये वाली। अगर आप इसमें बैठ रहे हो तो आपकी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज क्लास 12 की जो ये है, मैंने आपको जो ये भी पूरा करवा रखा है, क्लास 12 सोशियोलॉजी एनसीईआरटी। ठीक है, येलो वाली, इवन ब्लू वाली भी आपकी कवर होनी चाहिए। ठीक है। तो कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स है। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब ये ओवरऑल इमरजेंसी की बात कर रहा है। सब मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्रिटिसाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन संविधान के अंदर कुछ ग्राउंड्स पर। और वो ग्राउंड्स क्या है? नंबर 1, फेडरल कैरेक्टर जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यूनियन पावरफुल बन जाएगी। उन्होंने बोला था जो पावर है इस स्टेट की, बोथ द यूनियन एंड द यूनिट्स, इट विल बी एंटायरली कंसिडर्ड इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगी सारी पावर। प्रेसिडेंट डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हुए दिखेंगे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट की विल बी नलिफाइड। फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाएंगे। एंड एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिक फाउंडेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। 10 एच.वी. कामत ऑब्जर्व, उन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे कि आई फियर डैट बाय दिस सिंगल चैप्टर वी आर सीकिंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, यानी कि इमरजेंसी की प्रोविजंस को रखते हुए संविधान में हमने कैसे ना कैसे बीच वो दिया है टोटलिटेरियन स्टेट का। और जिस चीज़ के ऊपर हम प्राउड फील कर रहे हैं कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सिंबल बनेगा, वो सपना थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगेगा लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। टोटलिटेरियन स्टेट, पुलिस स्टेट, अ स्टेट कंप्लीटली अपोज टू ऑल द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट वी हैव हेल्ड अलॉट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि आज़ादी के टाइम पर। ठीक है। अ स्टेट वेयर द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ मिलियंस ऑफ इनोसेंट मेन एंड वुमेन विल बी इन कॉन्टिन्यूस जेपर्डी। अ स्टेट वेयर इट देयर विल बी पीस, अगर शांति व्यवस्था वहाँ पर है तो इट विल बी द पीस ऑफ द ग्रेव एंड द बॉर्ड ऑफ द डेजर्ट, यानी कि जैसे मरने के टाइम पर जो शांति मिलती है वो वैसी शांति होगी। ठीक है। और सुनसानपन ऐसा जैसे रेगिस्तान में होता है।
It will be the day of shame and sorrow when the president makes use of these powers, having no parallel in our constitution of the having no parallel in any constitution of the democratic countries of the world. बाकी और जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले जो देश हैं वहाँ पर ऐसी इमरजेंसी की प्रोविजन इतनी खतरनाक नहीं देखने को मिलती जहाँ पर अनब्रेडल्ड पावर राष्ट्रपति के हाथ में दे दी जाए उसके प्रोक्लेमेशन के लिए। ऐसा इन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में एच पी कामाची ने। के टी शाह ने क्या बोला, ये अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं उनके ओपिनियन है। उन्होंने डिस्क्राइब करा इमरजेंसी प्रोविजंस को डेट द चैप्टर ऑफ रिएक्शन एंड रेट्रोग्रेशन। आई फाइंड one cannot but notice two distinct currents of thoughts underlying and influencing throughout the provision of this chapter. सेंटर को स्पेशल पावर देना अगेंस्ट द यूनिट्स यानी कि अगेंस्ट द स्टेट्स एंड टू आर्म द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पीपल। लुकिंग एट ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर यानी कि इमरजेंसी चैप्टर पर्टिकुलरली एंड स्क्रूटनाइजिंग द पावर्स जो कि दे रखे हैं दैट हैव बीन गिवन इन ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल, इट सीम्स टू मी द नेम ओनली ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेसी विल रिमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर टी कृष्णमाचारी जी ने कहा था he feared that by means of these provisions the president and the executive would be exercising a form of constitutional dictatorship, यानी कि संविधान के प्रोविजंस के कंधे पर बंदूक लगा रखते हुए चलाते हुए डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई करना। फिर एच एन हुंजरू जी ने कहा कि इमरजेंसी फाइनेंशियल प्रोविजन जो है दे पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा कि वहाँ पर मनी बिल वगैरह नहीं आ सकता या फिर वो कोई भी चीज़ जो है रूटीन वर्क विद रिगार्ड टू फाइनेंसेस अपने हिसाब से कैरी आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जजेस की सैलरी जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी, ये सारी चीज़ें। हाउएवर देयर वर ऑल्सो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि सपोर्टर्स। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर लेबर देम एज द वेरी ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Mahabir Tyagi opined that they would work as a safety valve and thereby help in the maintenance of the constitution. While defending the emergency provision constitutional assembly के अंदर B.R. Ambedkar also accepted the possibility of their misuse. He observed, I do not altogether deny that there is a possibility of articles being abused or applied for political purposes. तो उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ हो सकता है। पीछे कोई बात तो नहीं रहता। फिर ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश में अभी तक जैसे लग चुकी है इमरजेंसी ऑल टुगेदर 3 बार, ठीक है। दिस वॉज इम्पोज इन आंध्र स्टेट 1954 में, 73 में, 2014 में, अरुणाचल प्रदेश में 2 बार, ठीक है। अब वो 125 टाइम्स लगी है, हमें सब कुछ नहीं जानना है। फिर यहाँ पर केरला के अंदर जो लगी 5 बार, दिस वॉज इम्पोज इन ट्रेवंकोर कोचिन। मध्य प्रदेश के अंदर 3 बार। विंध्या प्रदेश हैड प्रेसिडेंट्स रूल फ्रॉम 1949 to 52। दिस स्टेट वॉज मर्ज इनटू दैट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1956 थ्रू विच एक्ट विंध्या प्रदेश को मध्य प्रदेश में कब डाला गया? 56 में। कौन से एक्ट से? 1956 में क्या हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं पंजाब की, मध्य प्रदेश के बाद, हाँ डायरेक्टली पंजाबी है। 1953 में प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन पेप्सू। शायद याद है पेप्सू के बारे में पढ़ा था हमने। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन विच वॉज मर्ज इनटू दैट ऑफ पंजाब स्टेट इन 1956। पेप्सू के ऊपर बिल आया था ना एक, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी मची थी। फिर JNK प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन द अर्ट्स वैली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और 8 टाइम्स, दैट इज 1977, 86, 90, 2002, 15, 16 और 18। ठीक है। तो दोस्तों लक्ष्मीकांत के पार्ट 2 में जितने भी चैप्टर्स थे, थोड़े बड़े चैप्टर्स थे ये, हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इनको कंप्लीट करा, ठीक है। अब आप इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जो अभी तक लक्ष्मीकांत में
मैंने आपको आगे के पार्ट पहले पढ़वा दिए थे, पार्लियामेंट वगैरह, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, पीएम, उनका मंत्रिमंडल, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। उसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन तितर बितर करके बटोरी थी विद रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी, विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म, विद रिस्पेक्ट टू के डिस्प्यूट अगर हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में या स्टेट के बीच में, यहाँ पर आप बहुत बारीकी से एक पिन पॉइंट नेचर के बेसिस पर आप सारी चीज़ें जानोगे। आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए सारी चीज़ें, प्रोविजंस, आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर मैनर में ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी इन चैप्टर्स का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आपकी नॉलेज के अंदर ये एक इन्हेंसमेंट टूल्स हैं ये वाले चैप्टर। इसको रट्टा मत मारने की कोशिश करना, बार बार लिखना, इत्मीनान से बैठना अपने साथ, जितने बार हो सके उतने बार देखना, अपने आप दिमाग में ये बैठ जाएंगे, समझ आएंगे। आप परफेक्ट डे निकालोगे कि भाई आज बैठ के मैंने इमरजेंसी प्रोविजन से याद करनी है सैटरडे संडे बैठ के, तो वो आप भूल जाओगे अगर आप फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं करोगे। पॉइंट ये है कि इन चैप्टर्स को लिख लिख के करना, इत्मीनान से समझने की कोशिश करना। सपोर्ट के लिए मेरा लेक्चर बगल में लगा लेना अगर चाहिए हो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, या फिर मेरे लेक्चर को सुनते सुनते भी जैसे आप लोगों में से कई लोग ये करते हैं कि बुक खोलकर बैठ जाते हैं और थोड़ी सी स्पीड लेक्चर की बढ़ाकर यूट्यूब से फिर बुक पे देखते देखते कवर करते रहते हैं उसको। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करो। मेरा मानना ये रहता है एक बार अगर आपने लेक्चर लाइव अटेंड कर लिए है, रिकॉर्डिंग एक बार देख ली है, उसके बाद आप टाइम वेस्ट मत करो। लेक्चर्स में मेरी लंबी चौड़ी बातें हो जाती हैं बहुत बार। आप उसके बाद अपनी सिर्फ नोट्स पर, अपने लिखने के पर, अपनी बुक्स के ऊपर रिलाई करो। बगल में सपोर्ट के लिए कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा, कोई एनालिसिस समझ में नहीं आ रही, किसी का मतलब जो है वो मिक्स हो रहा है दिमाग के अंदर, तब आप लेक्चर लगा, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।